महोदय, भारत के वित्त मंत्री श्री पलनीयप्पन चिदंबरम ने 28 फरवरी को अपना बजट पेश किया था। आज 14 मार्च है। अभी 2 हफ्ते बीते हैं, किंतु इन 14 दिनों में मौसम कितना बदल गया है। कहाँ वह 28 फरवरी की सुनहरी शाम, कुछ लोगों को लगा था कि मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए। चारों ओर बसंत के वैभव के बिखरने का माहौल था, जैसे देश आर्थिक संकट से उबर गया है। अब खाओ पियो और मौज करने के दिन आ गए। किंतु आज 14 दिन बाद स्थिति क्या है? वसंत पर पतझड़ क्यों छा रहा है? सितारे फिर से धूमिल क्यों लगने लगे? वित्त मंत्री के बजट का स्वप्न बजट के रूप में, ड्रीम बजट के रूप में स्वागत करने वाले आज बगलें क्यों झांक रहे हैं? 28 फरवरी और 1 मार्च को किसी ने वित्त मंत्री के बजट को अनेक दशकों का सर्वोत्तम बजट कहा था। किसी ने लिखा था कि चिदंबरम ने असंभव को संभव कर दिखाया। यह शीर्षक पढ़कर ऐसा लगा कि चर्चा भारत के बजट की नहीं, किसी क्रिकेट मैच की हो रही है, जिसमें जीतने की सारी आशाएं छोड़ दी गई थी। लेकिन उसी समय हमारे सबसे चतुर खिलाड़ी ने मैदान में आकर तेंदुलकर की तरह से असंभव को संभव करके दिखा दिया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री चिदंबरम एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। आर्थिक मामलों में उनकी बुद्धि बड़ी पैनी है। किंतु फिर भी मैं बजट के मामले में पूर्व वित्त मंत्री और श्री चिदंबरम के सहयोगी डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपनी सहमति प्रकट करना चाहूंगा कि बजट को लेकर बना हुआ वाहवाही का वातावरण ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट एक गंभीर अनुष्ठान है और उसे धूमधाम भरे प्रदर्शन में नहीं बदला जाना चाहिए। विशेषकर विकासशील देशों में बजट आर्थिक विकास की यात्रा में मील के पत्थरों की तरह है और हमें उसे सपनों के बजट के रूप में परिवर्तित करने से बचना चाहिए। इस प्रकार का वाक चापल्य सिर्फ यही पूछने के लिए उकसा सकता है कि यदि ये बजट सपनों का बजट है तो वह किसके सपनों का बजट है? इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि कौन से सपनों का बजट है? ऐसे देश में जहां 50 करोड़ लोग यह भी नहीं समझ पाते कि बजट क्या होता है, बजट बनाने के काम को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री चिदंबरम ने 28 फरवरी को जो बजट पेश किया, उससे लगता है कि एक डगमगाती सरकार भ्रम का ये ताना बाना बुनने का विफल प्रयास कर रही है कि और मोर्चों पर भले ही गड़बड़ हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ हरा भरा है। बजट उन गंभीर प्रश्नों की ओर ध्यान देने में पूरी तरह विफल हुआ है जिनकी ओर सरकार की अपनी 96-97 की आर्थिक समीक्षा में ध्यान खींचा गया है। ऐसी परिस्थिति में जिसमें खाद्य पदार्थों के दाम सरकार की अपनी गणना के अनुसार पिछले 8 महीनों में 30% बढ़ गए हैं, ये आशा की जाती थी कि बजट कीमतों में कमी करेगा। दुर्भाग्य से सरकार मुद्रास्फीति की दरों को घटाने के प्रयास में ही उलझी रह गई और अस्वाभाविक तरीके से पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हुई कीमतों को घटाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया है। फिर भी यह सरकार मुद्रास्फीति की दर को घटाने का श्रेय नहीं ले सकती। पिछले 6 महीनों में वो लगभग दुगनी हो गई है।
बजट आम आदमी के लिए महंगाई का परवाना लेकर आया है। रेल यात्रा तथा माल भाड़े की दरों में वृद्धि से 1800 करोड़ रुपए का भार डाला गया है। 300 करोड़ पोस्ट तथा तार के खाते में पड़ने वाला बोझ है। एक नया टैक्स, सर्विस टैक्स, जिसका प्रभाव व्यापक रूप से आम आदमी पर पड़ेगा, उसके द्वारा सरकार 1200 करोड़ रुपए कमाने का इरादा रखती है। ऑयल पूल का डेफिसिट 19,000 करोड़ है, जिसे पूरा करने का सरकार अभी कोई रास्ता नहीं बता रही है। वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने का खर्चा 7,000 करोड़ के लगभग होगा। जहां तक इस वर्ष का सवाल है, अनुमानतः 5,000 करोड़ का व्यय भार इसके माध्यम से पड़ेगा। इसके बाद भी यदि सरकार ये दावा करती है कि बजट से आम आदमी की दशा सुधरेगी, तो ये जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। बजट में विकास के जो अनुमान लगाए गए हैं, वे अतिरंजित और अयथार्थवादी है। सरकार के अनुसार जीडीपी की ग्रोथ 7% अनुमानित है। इसमें उद्योग में 10%, कृषि में 3.5% और सर्विसेज में 8% की वृद्धि का अनुमान है। मैं चाहूंगा और हम सभी चाहेंगे कि देश का विकास और तेजी से हो, किंतु विकास के राजमार्ग पर जो ऊंचे ऊंचे अवरोधक खड़े हैं, उनकी ओर आंख मूंदने की भूल नहीं होनी चाहिए। बिजली की भारी कमी है, ये कमी आगे भी रहेगी। इसका औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अन्य क्षेत्रों पर भी उसके दुष्परिणाम होंगे। हमारी कृषि आसमान पर निर्भर है। पर्याप्त वर्षा हुई तो फसल अच्छी, वरना सूखा, अभाव, संकट। पिछले 8-9 वर्षों से लगातार हमें अच्छे मानसून का लाभ मिला है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो हमारे सारे अनुमान गलत हो जाएंगे। दूरदर्शिता का तकाजा है कि भविष्य का विचार करते हुए हम अयथार्थवादी न हो जाएं। सर्विस टैक्स से 1200 करोड़ की आय का अनुमान भी ऊंचा सिद्ध हो सकता है, जिसे सप्लाई साइड डेफिशिएंसी कहा जाता है, वह आड़े आ सकती है। गरीबों को सस्ते दर पर अनाज वितरित करने पर अनुमानतः 8,000 करोड़ व्यय होंगे। इसका अनुमान लगाना भी जरूरी है। महोदय, जहां तक रोजगार का सवाल है, वर्तमान बजट तथा सरकार की बहुप्रचारित नीतियां रोजगार बढ़ाने की अतीव आवश्यकता में रुचि लेती हुई नहीं दिखाई देती। रिसाव से समृद्धि प्राप्त करने की उसकी आशा अब तक सूख गई होगी। 8वीं योजना के दस्तावेज ने 1991 तथा 2000 के कालखंड में 100 मिलियन जॉब्स की रचना करने का उल्लेख किया था। इसका अर्थ है प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार। पिछले 6 वर्षों में प्रतिवर्ष 6 मिलियन रोजगार भी उपलब्ध नहीं किए गए। सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनसे आगामी कुछ वर्षों में प्रतिवर्ष 12 से 12 से 15 मिलियन नए रोजगार उपलब्ध हो सके। मैं देखता हूं कि इस संबंध में मुख्य अपराधी एक के बाद एक आने वाली वे सरकारें हैं जिन्होंने भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में विफलता पाई। मैं फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। आर्थिक समीक्षा में मुझे देखकर गहरा धक्का लगा कि कृषि में पूंजी के रूप में सार्वजनिक विनियोग पिछले 15-16 वर्षों में बहुत घट गया है। हरित क्रांति के बाद या शायद ये पहला अवसर है
कि गत वर्ष हमारा अन्नोत्पादन बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मेल नहीं खा सका। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा एक वर्ष में 184 किलोग्राम से घटकर 181 किलोग्राम रह गई है। आंकड़ों में ये कमी छोटी दिखाई देती है, किंतु हम जानते हैं कि उसकी वजह से बाजार में गेहूं के दामों में कितनी वृद्धि हुई है। संयुक्त मोर्चा सरकार ये कह सकती है कि वह इन विफलताओं के लिए दोषी नहीं है। कुछ मात्रा में ये ठीक भी है, लेकिन वर्तमान सरकार खुलकर ये बात कह भी नहीं सकती। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में एक वाक्य इस परिस्थिति की ओर संकेत करने वाला था, मगर उसे काट दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण छप जाए और सदस्यों के हाथों में पहुंचने से पहले उसे काट दिया जाए, लेकिन इस तरह से काटा जाए कि उसे पूरी तरह से पढ़ लिया जाए। इसमें तो थोड़ी चतुराई दिखाई जा सकती है, लेकिन मैं संयुक्त मोर्चे की सरकार से जवाब मांग रहा हूं। क्या मैं उन्हें ये याद दिला सकता हूं कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के सभी भागों में निर्धारित धन से कम खर्च किया है। कुल मिलाकर इस सरकार के गत वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास समेत सामाजिक क्षेत्र के लिए 20,324 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी, किंतु व्यय केवल 18,805 करोड़ रुपए हुए। विभिन्न क्षेत्रों में जो कम खर्चा हुआ है उसका विवरण इस प्रकार है। शिक्षा 3,388 करोड़ की जगह 2,574 करोड़, ग्रामीण विकास 2,195 करोड़ की जगह 1,798 करोड़, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी निवारण 6,437 करोड़ रखे गए थे, वो पूरी रकम खर्च नहीं हुई। उसमें से केवल 5,977 करोड़ रुपए खर्च हुए। कृषि तथा सहकार 1,471 करोड़ रखे गए थे, उसमें से केवल 1,338 करोड़ खर्च हुए। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इस मद में भी कम खर्चा हुआ है, जबकि इन मदों की बड़ी तीव्र आवश्यकता है। 1,248 करोड़ की जगह केवल 815 करोड़ खर्च किया गया है। एक एक्सपेंडिचर कमीशन बनाने का सुझाव था, वो खटाई में पड़ गया है। किसी को तो नजर रखना चाहिए कि खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये टाल मटोल से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी से भागने से बात नहीं बनेगी। वर्तमान सरकार उत्तरदायी है और शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी निवारण, कृषि तथा सहकार, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए धन रखने के बाद भी धन खर्च न करना, क्या इन मदों में आवश्यकता नहीं है विकास की? धन की कमी है, ये लगातार शिकायत की जाती है, लेकिन जब ये सदन सरकार को अधिक धन दे देता है तो सरकार खर्चा नहीं करती। और ये वो क्षेत्र हैं जो बड़े नाजुक क्षेत्र हैं, जिनके कारण हमारा विकास अभी तक अवरुद्ध रहा है। वर्तमान बजट में श्री चिदंबरम ने घोषणा की है कि केंद्र सामाजिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यह पिछली राशि की तुलना में 22% अधिक है। इस पर काफी तालियां बजी थी। यह आंकड़ा है भी प्रभावित करने वाला, लेकिन 96 का रिकॉर्ड निराशाजनक है।
वादा कुछ है और अमल कुछ है। यहां मैं इस क्षेत्र में राजनेताओं तथा अफसरों द्वारा किए जा रहे सरकारी धन में भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। यद्यपि हम सबको याद है कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने किस तरह से इसकी ओर संकेत किया था जब उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और जहां भेजते हैं वहां पहुंचते पहुंचते वो केवल 16 पैसे रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस तथ्य को बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि वर्तमान बजट देश में अमीर गरीब के बीच की खाई को और बढ़ाएगा। यदि भविष्य में निर्धारित 23,000 करोड़ की राशि पूरी तरह खर्च कर दी जाए तो वो जीडीपी का 1.6% ही होगा। ये कांग्रेस सरकार द्वारा अपने अंतिम वर्ष में इस क्षेत्र में किए गए खर्चे से 0.1% से कम ही होगा। जीडीपी को 0.1% कम होना, जीडीपी का 0.1% कम होना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। उसका अर्थ है 1400 करोड़ रुपया। बात साफ है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के विकसित होने का दावा किया जाएगा, सामाजिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास में सरकारी खर्च अधिकाधिक कम होता जाएगा। गरीब और अमीर की खाई पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक तनाव पैदा होंगे वह अनदेखे नहीं होना चाहिए। जीडीपी के हिस्से के रूप में सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक विकास पर व्यय होने वाली राशि जो 95-96 में 1.7% थी, 96-97 में 1.5% रह गई है। सच्चाई ये है कि प्रति व्यक्ति के अनुसार ये सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र की बहुत सी सरकारों से भी कम खर्च कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 96-97 की आर्थिक समीक्षा से ये पता लगता है कि खेत मजदूर की दैनंदिन दिहाड़ी वास्तविक अर्थों में, रियल टर्म्स में 94-95 में जो 0.5 थी और 95-96 में 0.7% घटकर रह गई। ये एक औसत आंकड़ा है जो ये विश्वास करने का तर्कसंगत आधार देता है कि वास्तविक दरों की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब खेतिहर मजदूर और सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में काम करने वाला खेतिहर मजदूर अपनी मजदूरी में सबसे ज्यादा कटौती का शिकार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी हम इस बात का ठीक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इस देश में आखिर गरीबों की संख्या कितनी है। गरीबी मिटाओ के नारे लगते हैं, लगना भी चाहिए। केवल नारे नहीं, उन्हें व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी एक पाप है। लेकिन इस देश में गरीब हैं कितने? ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। क्या कोई एक कसौटी हम तय नहीं कर सकते? क्या इस सवाल पर भी एक राय नहीं हो सकती? यह आंकड़ा भी राजनीति के हिसाब से तय होगा। अभी सरकार ने ऐलान किया कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। अब राज्यों से कहा जा रहा है कि वो गरीबों की गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों की संख्या का पता लगाएं। क्या उनके पास आंकड़े हैं? क्या इस संबंध में अभी तक जो भी निर्णय लिए गए वो निर्णय सही नहीं थे? हम कैसे नियोजन सफल कर सकते हैं? हम कैसे गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को सार्थक बना सकते हैं जब तक हमें यही पता नहीं है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले इस देश में कितने लोग हैं। अभी एक नई गणना हुई है और उसमें ये संख्या, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों की संख्या पिछली गणना के निर्धनों की संख्या से
दुगनी हो गई है। वह 160 मिलियन से बढ़कर 320 मिलियन हो गई है। नवीन पद्धति को अगर स्वीकार किया जाए तो उसके अंतर्गत 36% लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। मैं नहीं जानता ये गणना कहां तक ठीक है। नहीं, ये नई गणना आप स्वीकार नहीं कर रहे। जो आपने जो पहला कहा कि दुगने हो गए गरीब, तो ये बात तो बहुत ही अचंभे की है। यदि ऐसा है तो फिर तो बहुत ही बात गंभीर है। इसलिए ये आंकड़ा जिसने लिख के दिया है आपको जरूर उससे पूछना चाहिए। नहीं, मुझे किसी ने लिख कर नहीं दिया है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अभी 2 दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए हैं और उनके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अगर हम तो विरोधी दल में आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकते, ये काम तो उधर बैठे हुए लोगों का है। लेकिन इस बात, यादव जी मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि अगर हम गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हैं, निवारण करना चाहते हैं या गरीबी घटाना चाहते हैं, तो कितने लोगों की गरीबी घटाना चाहते हैं, कितना महान कार्य हमारे सामने है, इसका कोई सही अनुमान लगना चाहिए। लेकिन कोई अनुमान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दरिद्रता पर विजय पाना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है, समृद्धि हमारा उद्देश्य है, किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देशवासियों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने की बजाय आंकड़ों को वोट की राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आमदनी में अनुशासित और दायित्वपूर्ण प्रबंधन का एक मुख्य कारण वित्तीय घाटा होता है, फिस्कल वित्तीय घाटा, डेफिसिट, जिसे नियंत्रित करने में सरकार विफल रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केंद्रीय प्लान पर खर्च होने वाली रकम का पुनर्निर्धारित अनुमान लगभग 10,000 करोड़ से कम हो गया है। बजट में यह अनुमान 87,686 करोड़ था, जो अब 77,518 करोड़ रह गया है। श्री चिदम्बरम ने 97-98 में जिस अनुमान के लिए अपनी पीठ थपथपाई है और कहा है कि वह अभी तक के अनुमानों में सबसे ज़्यादा है, वह गत वर्षों के बजट अनुमानों से केवल 4,000 करोड़ रुपए ही अधिक है। यदि मुद्रास्फीति की दर 8% की रफ्तार से बढ़ने का हिसाब लगाया जाए तो ये गत वर्ष के अनुमान से भी कम होगा। इस प्रकार योजना पर होने वाला खर्च वास्तविक रुपयों के हिसाब से घटा है। सरकार का अनुत्पादक गैर योजनीय व्यय साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने कहा, वित्त मंत्री ने ऑयल पूल डेफिसिट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। पेट्रोल पदार्थ की खपत का जो वर्तमान स्तर है उसके अनुसार घाटा 19,000 करोड़ के आसपास है। यदि हम विकसित देशों की भांति पेट्रोल पदार्थों का उपभोग करेंगे तो घाटा कितना होगा ये अनुमान लगाने का काम मैं आप पर छोड़ देता हूँ। इसके साथ जब हम पेट्रोल तथा तेल के घरेलू उत्पादन में 10% गिरावट की तस्वीर देखते हैं तो पेट्रोल पदार्थों की भारी कमी का एक चिंताजनक चित्र हमारे सामने आता है। सौभाग्य से पिछले कुछ समय में तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरी हैं। घाटे को लाभ में बदलने का अवसर हमारे सामने है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तेल क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय ढांचे को बदलने के लिए कदम उठाएं और कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने तथा तेल शोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने के लक्ष्य को सामने रखकर समूचे तेल क्षेत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री श्री देवे गौड़ा जो सदन में उपस्थित हैं, गरीब किसान के रूप में पहचाने जाएं, इस तरह का प्रयास करते हैं और ये छवि अच्छी है। दुर्भाग्य से मैं
उसे नहीं ओढ़ सकता। लेकिन इसके बावजूद कृषि तथा ग्रामीण गरीब को जो सुविधाएं दी गई हैं वो कॉस्मेटिक हैं, इससे ज़्यादा गहराई वाली नहीं है। जैसा मैंने कहा, अन्न का उत्पादन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मेल नहीं खा पा रहा है। 96-97 में गेहूं का उत्पादन 3.15 मिलियन टन गिरा है। सरकार ने 2 मिलियन टन गेहूं आयात करने का फैसला किया है। खाद्य तेलों में आवश्यकता और उपलब्धि के बीच 940 मिलियन टन की कमी का अंतर है। 96 के अप्रैल से दिसंबर के समय में एसटीसी ने 1.49 लाख टन पामोलियन आयातित किया, जिसकी कीमत 295 करोड़ रुपए होती है। ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत 9.40 लाख टन खाद्यान्न तेल और भी मंगाया गया है, जिसकी कीमत 2195 करोड़ रुपए है। बजट में छोटे उद्योगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर मैं कहूं कि अन्याय हुआ है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, बजट से बहुराष्ट्रीय कंपनियां संतुष्ट हैं। देश के भीतर औद्योगिक घराने भी उससे संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। लेकिन छोटे उद्योगों पर क्या बीत रही है, इसका विचार किया जाना चाहिए। छोटे उद्योग और उनका क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करता है। निर्यात में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उन्हें ऊंची ब्याज की दर का सामना करना पड़ता है, ऋण नहीं मिलता है, आम औद्योगिक मंदी और कस्टम ड्यूटी में जो अक्रॉस द बोर्ड की कमी की गई है वो उन्हें परेशान करने वाली है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि 14 वस्तुओं के उत्पादन को डी रिजर्व करके सरकार ने छोटे उद्योगों को बड़ी राष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया है। क्या आवश्यकता है डी रिजर्वेशन की? और उसमें बिस्कुट आता है, आइसक्रीम आती है। अगर छोटे पैमाने पर बिस्कुट बन सके और अच्छा बिस्कुट बनता है छोटे पैमाने पर भी, और जिसे हम छोटा कहते हैं वो छोटा पैमाना नहीं है, इस देश के हिसाब से वो भी बड़ा पैमाना है। आइसक्रीम अगर बने छोटे स्तर पर, छोटे पैमाने पर, क्या कठिनाई है? क्या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की आवश्यकता है? क्या हम अपने लिए स्वादिष्ट बिस्कुट का भी निर्माण नहीं कर सकते? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, पान में खाता नहीं, मसाले की बात में करता नहीं। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक हैं उन्होंने परिणाम दिखाना शुरू किया है। जरूरी है कि हम पुरानी भूलों से पाठ पढ़ें और उन भूलों की पुनरावृत्ति न होने दें। बैंकों की अधिकांश समस्याएं अदायगी न होने और नॉन परफॉर्मिंग और बड़े साधनों के कारण होती हैं। बैंकों को चाहिए कि वे एक सीमा के भीतर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की सूची प्रकाशित करें। बजट में वित्त मंत्री ने काले धन वालों के लिए खुली छूट का ऐलान किया है। मैं उस पर बाद में टिप्पणी करूंगा। ये भी जरूरी है कि बैंक 50 लाख से ऊपर भुगतान न करने वालों के नामों की सूची प्रकाशित करें। दूसरी सूची नॉन परफॉर्मिंग लोन लेने वालों की होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले बैंकों की वार्षिक बैलेंस शीट में यह सूचना मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय ने टैक्सों की परिधि को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। ये प्रयास पहले से ही होना चाहिए था। हम
इस प्रयास से सहमत हैं। इतने बड़े देश में केवल 1 करोड़ 20 लाख भारतीय आय कर देते हैं और इनमें भी 12,000 व्यक्ति कुल 12,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर आय रखते हैं। इससे हमारे न केवल that 1 crore 22 lakh, that figure does not refer to individuals only. That refers to companies and other. Only 88 lakhs is the figure. ये ठीक बात। For a change, I agree with the. If you sit when I speak, I hope to win you away, not from BJP, but from your views. Sir, if communists are no longer communists, then I don't mind to be dubbed as a non-BJP person. But there is a big if. अध्यक्ष महोदय, भाजपा वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की निरंतर मांग करती रही है और हम चाहते हैं कि देश की जो वास्तविक स्थिति है, व्यक्तियों और कॉरपोरेट सेक्टर की जो आमदनी है, उस पर दिया जाने वाला टैक्स है, लोगों के सामने आना चाहिए, उसकी सूचना मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का स्थान है, मगर इस सीमा तक नहीं होना चाहिए कि उस कॉन्फिडेंशियलिटी के पर्दे में गोलमाल चलता रहे। जब मैंने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसरों की ये रिपोर्ट पढ़ी कि 1994 तथा 1995 के 2 वर्षों में $11 बिलियन से अधिक पूंजी भारत से विदेश गई, तो मुझे गहरा धक्का लगा। इसका जाना माना तरीका इंपोर्ट का ओवर इन्वॉइसिंग और एक्सपोर्ट का अंडर इन्वॉइसिंग है। ये धड़ल्ले के साथ चल रहा है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस रिपोर्ट को देखेगी और लिबरलाइजेशन के बाद और ग्लोबलाइजेशन के पश्चात भी, और अब तो काले धन को खुली छूट दे दी है, मैं उसका उल्लेख करने वाला हूं। लोग काले धन को सफेद बना सकते हैं और केवल 30% टैक्स देने की जरूरत है। जो अभी तक इससे ज्यादा टैक्स देते रहे, ईमानदारी से टैक्स अदा करते रहे, वो तो ऐसा समझेंगे कि जैसे उन्हें सजा दी जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स भी 35% है और ये जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के अंतर्गत जो धन देंगे, काले को सफेद करेंगे, उन्हें वो 30% टैक्स देकर छूट जाएंगे। अगर मेरा अनुमान गलत है तो मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री उसको सही करें। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार के बजट को अलग थलग करके नहीं देखती। यह 13 या 14 पार्टियों की संख्या याद रखना भी मुश्किल है। ये का एक जमघट है जिसके अस्तित्व की रक्षा एक 14वीं पार्टी द्वारा हो रही है। जैसा मैंने कहा कि श्री चिदम्बरम न तो कांग्रेस की तारीफ कर सकते हैं और न उसकी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने पर समर्थन खो देने का भय है और तारीफ करने पर जन समर्थन घटने की चिंता है। बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा, कृषि में पूंजी निवेश की कमी और बुनियादी ढांचे में विकास की पूर्ण उपेक्षा, ये कांग्रेस सरकार की ही देन है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। वित्त मंत्री एक और व्यक्तिगत आय कर की दर 40% से घटाकर 35% कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक मकान, एक टेलीफोन, एक मोटर रखने वाले तथा एक विदेश यात्रा करने वालों को दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आवश्यक है? क्या ये व्यवहारिक है? मुझे लगता है कि वो अपना जाल विस्तृत फैलाएं, ये तो समझ में आ सकता है,
लेकिन ऐसा जाल नहीं होना चाहिए कि मगरमच्छ तो निकल जाएं और छोटी छोटी मछलियां फंस जाएं चिदम्बरम जी के जाल में। आयकर को भी 40% से घटाकर जो 30% किया गया है, हम उससे सहमत नहीं है। मैं जानता हूं प्रतिपक्ष में रहते हुए ये बात कहना ये लोकप्रियता के खिलाफ जा सकता है, लेकिन एक गरीब देश में जो धन कमाते हैं, क्या वो अपने धन का 40% राष्ट्रीय खजाने में देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? क्या इसको काम करना आवश्यक था? इसमें कमी करना आवश्यक था? अब एक बार कमी हो गई है तो वित्त मंत्री अब वापस नहीं जा सकते, मैं जानता हूं। लेकिन वित्त मंत्री जो सपनों का संसार बुनना चाहते थे, उसका एक धागा ये भी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों का टैक्स घटाना, शेयर बाजार की चिंता करना, सेंसेक्स किस तरह से ऊंचा जा रहा है, किस तरह से नीचा आ रहा है। पहले बहुत ऊंचा गया था, क्या इसके सहारे चलेंगे? इस पर विचार होना चाहिए कि निर्णय कहां तक सही है। इसका एक और पहलू है, जो पहले टैक्स देता था उसका टैक्स घटा दिया गया। अब 5 लाख पर 50,000 रुपया बचेगा। 50,000 रुपया टैक्स के रूप में उसे नहीं देना पड़ेगा, उसकी आमदनी में वृद्धि होगी। वो 50,000 का क्या करेगा? क्या वो कंज्यूमरिज्म, क्या वो उसकी बचत करेगा या उसको खर्च करेगा? लेकिन बचत का कोई वित्त मंत्री ने रास्ता नहीं दिखाया है। 5 लाख की आय बचने के बाद अगर 50,000 का मुनाफा होता है तो वो 50,000 विकास में लगे, 50,000 देश के निर्माण में लगे। कोई इंश्योरेंस की स्कीम, कोई नई योजना, वित्त मंत्री का बजट भाषण इसके बारे में बिल्कुल चुप है। हम नहीं चाहते कि देश में लोग अनाप शनाप खर्चा करें। यह खाई को बढ़ाने वाली चीज है। वैसे ही देश में खाई बढ़ रही है, इस खाई को घटाने की आवश्यकता है। लोगों में यह भाव भरने की आवश्यकता है कि ठीक है, आपका टैक्स कम हो गया तो इसे 5 स्टार होटल में जाकर खर्च करने की गलती मत करिए, इसको बचाइए, इसको देश के विकास में लगाइए। लेकिन इस तरह की कोई अपील, इस तरह का कोई कदम वित्त मंत्री के भाषण में मुझे दिखाई नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ये एक अनैतिक कदम है। पहले भी कई बार वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम को अपनाया जा चुका है, उससे काला धन बनना बंद नहीं हुआ। काले धन की जड़ पर कुठाराघात करना होगा। और जब लिबरलाइजेशन हो गया है और कंट्रोल, रेगुलेशन ये घट गए हैं, तो फिर काला धन इतनी मात्रा में क्यों बन रहा है? इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। केवल काले धन को सफेद करने की छूट देकर और हम समझें कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, ये होने वाला नहीं है। कभी कभी लगता है कि ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ईमानदारी का मजाक है, लेकिन पूरा वित्त मंत्री का बजट लखनऊ की भूल भुलैया है। आप एक तरफ से घुस सकते हैं, उस तरफ से निकल नहीं सकते। कभी कभी लगता है एक छलावा है। जैसा मैंने कहा कि बजट एक अनुष्ठान है, एक गंभीर कदम है। बजट आम आदमी को उत्साह से भरना चाहिए। बजट में बचत की प्रेरणा मिलनी चाहिए।
जो भी टैक्स लगाए जाएंगे और लगाए कहां जा रहे हैं? कैसा असंतुलन हो रहा है अध्यक्ष महोदय? टैरिफ कमीशन नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा रही है, एक्साइज नहीं घटाई जा रही। विदेशों से आने वाला माल सस्ता हो रहा है और देश के भीतर जो माल बन रहा है वो सस्ता नहीं, वो सस्ता नहीं किया है। क्यों? ये टिकेंगे कैसे? फिर उसमें भी कमी होना चाहिए थी एक्साइज। घरेलू उद्योगों को बचाने की जरूरत है। खुली अर्थव्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि विदेशी कंपनियां आए और देश में कोई उत्पादन न करने के बजाय यहां की कंपनियों को निगलना शुरू कर दे, एक के बाद एक निगलना शुरू कर दे। वे अगर यहां माल का उत्पादन करें और ऐसे माल का जिसकी हमें आवश्यकता है, तो एक बार उनको सीमित दायरे में छूट देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वो उनकी रुचि माल पैदा करने में नहीं है, मुनाफा में है। ठीक है, मुनाफा सब कमाना चाहते हैं, मगर किसकी कीमत पर मुनाफा कमाना चाहते हैं और हम कितनी कीमत देने के लिए तैयार हैं, इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने जो दर घटाई है उनसे 31,000 करोड़ की आय घटेगी। 31,000 करोड़, याद रखिए। वित्त मंत्री का कहना है कि हम करों को और अच्छी तरह से वसूल करेंगे, अगर दर कम होगी तो लोग ज्यादा टैक्स देंगे, प्रामाणिकता को प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे देखना है कि ये चिंतन वास्तविकता से कहां तक मेल खाता है। अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय है कि देश पर कर्जा बढ़ रहा है, हम आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम जो भी कमाते हैं उसका 27% ऋण के ब्याज के रूप में अदा करते हैं। ये रकम 68,000 करोड़ होती है। 1980 में ये राशि 1200 करोड़ थी, 86-87 में 9,246 करोड़ हुई, अब 68,000 करोड़ है। क्या हम ऋण के फंदे में नहीं फंसते जा रहे हैं? क्या ये समृद्धि की निशानी है? 1990 में फिस्कल डेफिसिट में से 48% ब्याज के रूप में जाता था, अब ये आंकड़ा 103% हो गया है। जहाँ तक सरकार की देनदारी का प्रश्न है, उसमें 3 लाख करोड़ की वृद्धि हो गई है। अध्यक्ष महोदय, देश में आर्थिक सुधार हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक सुधार बिना प्रशासनिक सुधार के सफल नहीं हो सकते, सार्थक नहीं हो सकते। प्रशासन में सुधार लाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? वित्त मंत्री कह सकते हैं कि ये मेरे दायरे का प्रश्न नहीं है, यहाँ पूरी सरकार बैठी हुई है। क्या हम उसी प्रशासनिक ढांचे से आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित कर सकते हैं, देश को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं? जो प्रशासनिक ढांचा जर्जर हो गया है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, विलंब लगाना जिसकी प्रकृति है, जिसका स्वभाव है। केंद्रीय बजट में गरीबी के निवारण के लिए धन जाता है और हम अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में देखते हैं कि वो धन जिस तरह से खर्च होना चाहिए खर्च नहीं होता। किससे जवाब मांगे? कौन उत्तरदायी है? आर्थिक सुधार के अंतर्गत हम तो पहले से डी कंट्रोल की बात करते रहे हैं, डी रेगुलेशन की बात करते रहे, लेकिन आज भी फाइलें रुकी पड़ी है, आज भी फैसलों में विलंब हो रहा है, और जहां देर होती है वहां सुविधा शुल्क चलती है। उत्तर प्रदेश के हमारे साथी सुविधा शुल्क से परिचित हैं। काम निकालने के लिए कुछ दक्षिणा देना पड़ती है, उसको सुविधा शुल्क का नाम दिया गया है। प्रशासनिक ढांचे का सुधार बहुत आवश्यक है।
जो स्टील फ्रेम थी, सरदार पटेल ने इसकी प्रशंसा की थी, इससे लाभ उठाया था, वो उस वक्त के लिए थी, उसने ठीक काम किया। आज एक परिवर्तन का तकाजा है और इस परिवर्तित माहौल में अगर प्रशासन में सुधार नहीं हुआ, अगर प्रशासन में गति नहीं आई, अगर प्रशासन में लोगों के प्रति जवाबदेही की भावना नहीं जागी, तो आर्थिक सुधारों में हम कितने भी तेजी से कदम उठाएं, उनका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचेगा। यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देश में जो बिजली की कमी है, मैं उसका उल्लेख कर चुका हूँ। वित्त मंत्री ने कोई इशारा नहीं दिया कि वो बिजली की कमी को कैसे पूरा करेंगे। 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए, इसमें से 30,000 मेगावाट पब्लिक सेक्टर में। इसके लिए 5 वर्ष में 1,50,000 करोड़ लागत की जरूरत होगी। इसका अर्थ यह कि प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ चाहिए। बजट में इसके लिए कुल 700 करोड़ रखे गए। शेष धन कहां से आएगा? राज्यों से तो नहीं आ सकता। हम कितना विदेशी निवेशकों पर निर्भर करेंगे? ये पेट्रोलियम पूल का जो मामला है, उस पर भी सफाई की जरूरत है। जब उसमें लाभ होता है तो लाभ का सरकार फायदा उठा लेती है, जब नुकसान होता है, घाटा होता है, उसकी चर्चा ही नहीं करती। वित्त मंत्री के भाषण में 19,000 करोड़ का घाटा है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये कैसे पूरा किया जाएगा, इसका कोई संकेत नहीं है। हाँ, इसके सिवा और कोई मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे। अध्यक्ष महोदय, रक्षा पर हम जो खर्च कर रहे हैं वो 35,000 करोड़ रुपया है। आवश्यक है, देश की रक्षा सर्वोपरि है, लेकिन इस 35,000 करोड़ की राशि में पेंशन आदि शामिल नहीं है। इसमें से भी पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुल 8,500 करोड़ रुपया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल व्यय का 1/4 भी सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं किया जा रहा है। यह सिलसिला पिछले 11 साल से चल रहा है। दुनिया बदल रही है, हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण होना चाहिए, शस्त्रों की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से, अन्य उपकरणों की दृष्टि से। वे आज की चुनौतियों का जवाब दे सकें, इसकी बहुत आवश्यकता है। मगर बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एक और छोटी बात कहकर मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाऊंगा। बजट प्रस्तावों के कारण जूट तथा प्लास्टिक में एक लड़ाई छिड़ गई है। जूट भी जरूरी है, प्लास्टिक की भी आवश्यकता है। एक ऐसा सामंजस्य बिठाना चाहिए कि प्लास्टिक के भी कारखाने चल सकें और जूट पैदा करने वाला जो किसान है उसका भी लाभ हो, उसके भी हित की रक्षा हो। और ऐसा सामंजस्य बिठाना कोई कठिन काम नहीं है। सवाल यह कि पैकेजिंग किसमें हो, सीमेंट का पैकेजिंग किसमें करने से लाभ होगा, किसमें करने से टिकेगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो प्रस्ताव हैं वो एक तरफा हैं और उससे प्लास्टिक पैदा करने वालों में एक असंतोष की लहर दौड़ गई है। उस पर वित्त मंत्री को विचार। हाँ बोला, के लिए बोल रहे हैं। नहीं, हम जूट के खिलाफ नहीं बोला। हम तो अरे कैसा रहता है,
हम तो चाहते हैं कि जूट के उपयोग को डाइवर्सिफाई किया जाए, जूट का सामान बने, जूट का सामान और कामों में भी केवल You know that Jute Development Council, they are doing that, but it can't meet all You are the chairman of that council. No, I wish I was. I wish I were. अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वित्त मंत्री मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं ये कहूँ कि ये बजट पूरा बजट नहीं है, ये आधा बजट है, बाकी का आधा अभी आना है। गुलाब के फूल हमारे सामने आए हैं, अब ये गुलाब में जो कांटे होते हैं उनकी चुभन होना बाकी। वित्त मंत्री बजट निर्माण की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाए, कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्साइज बढ़ाना है, अगर कस्टम के बारे में कोई फैसला करना है तो खुले में हो सकता है, चर्चा करके हो सकता है, एक राष्ट्रीय मतैक्य बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बजट को भी अगर वोट लेने का साधन बनाया जाएगा तो फिर देश के विकास के साथ बजट न्याय नहीं कर सकेगा। और इस कसौटी पर जब हम वर्तमान बजट को कसते हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये गरीब का बजट है या आम आदमी का बजट है। बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ हुआ है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर बड़ी बड़ी कंपनियां सारा हिंदुस्तान नहीं है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। Since day before yesterday the House was sitting all night, I want to give half an hour more today for your lunch. The House stands adjourned to meet